हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेकंड पार्ट ऑफ पी ब्लॉग। तो दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी ने भी पी ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर इधर आई बटन में भी वो लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों, फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ग्रुप 15 की और उसके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में, ग्रुप 15 के ही कुछ एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को, और अगर टाइम बचा तो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स को। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, नाइट्रोजन के कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस। N2 ब्रैकेट में लिख देते हैं डाई नाइट्रोजन। तो देखो, सब लोगों को पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन है। तो अगर आप लोगों को नाइट्रोजन गैस बनानी है एक इंडस्ट्रियल स्केल पे, मतलब एक बहुत लार्ज स्केल पे अगर नाइट्रोजन गैस बनानी है तो उसके लिए क्या टेक्निक्स यूज होती है। उसके लिए देखो दो टेक्निक यूज होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके लिए यूज होता है लिक्विफिकेशन एंड डिस्टिलेशन। तो देखो, लिक्विफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, इन्वायरमेंट से मतलब एटमॉस्फेयर से क्या हुआ, गैसेस को कलेक्ट किया, उन पे कुछ प्रेशर अप्लाई किया, कुछ टेम्परेचर कम किया, तो क्या हुआ, जो गैसेस हैं वो क्या हुआ, गैसेस से लिक्विफाई होके मतलब एक लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, लिक्विफिकेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में आपने जो भी गैसेस ली उसमें क्या था कि नाइट्रोजन नो डाउट सबसे ज़्यादा अमाउंट में थी, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, और भी बहुत सारी छोटे छोटे अमाउंट में जो है गैसेस प्रेजेंट होंगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नाइट्रोजन। तो आपने जब लिक्विफिकेशन किया तो सारी की सारी गैसेस का क्या हुआ, लिक्विड बन गया। ओके, तो अब आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो आपने नेक्स्ट स्टेप किया वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का देखो मतलब क्या होता है कि आपके पास में एक लिक्विड है। अब आपको ये चीज़ पता है कि हर लिक्विड का क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो अगर लेट्स से आपके पास में जो आपने एटमॉस्फेयर की गैसेस को लिक्विफाई किया था, उसके बाद में आप उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप हीट करेंगे उनके लिक्विड को, तो क्या होगा कि हर गैस जिसका भी जब उसका आ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या हुई, लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगी। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो है 77.2 केल्विन जो है नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर आप उस लिक्विड को इतने पे करेंगे बॉइल, तो क्या होगा, नाइट्रोजन सारी बॉयल हो जाएगी। बॉयल होकर उस गैस बन के वो क्या करेंगे, दूसरे हमने उसको कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे और फिर से कूल डाउन कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। हमने क्या किया, लिक्विफिकेशन किया और डिस्टिलेशन किया, और के हेल्प से हमने बना ली नाइट्रोजन गैस। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको लेबोरेटरी में मतलब अपने स्कूल में बनानी है, स्कूल के लैब में नाइट्रोजन, तो आप लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इतना कोई भी डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं करने वाले, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन करेंगे, वो आपको लिखकर बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करेंगे अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl प्लस सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2। देखो, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका देखो नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर प्लस NaCl। ठीक है, आप सबको बैलेंस करके देख लेते हैं। तो हमारे पास में अगर देखो हम सबसे पहले नाइट्रोजन को देखें तो एक नाइट्रोजन ये था, ये नाइट्रोजन का N2 बन गया, तो नाइट्रोजन बराबर हो गए। हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इधर 2 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, पूरा हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 हो गया, सोडियम 1 है, सोडियम 1 हो गया, बचे ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो ये हो गया दोनों बैलेंस। तो हमने क्या लिया, एक्वस अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको ट्रीट कर दिया सोडियम नाइट्राइट से NaNO2 से, और बन गया हमारा नाइट्रोजन गैस। इसके साथ साथ कुछ इंप्योरिटीज भी बनेगी उसमें, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, और भी देखो तरीके हैं 2-3। वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो, अब अमोनियम डाइक्रोमेट कैसे होता है, आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट तो पता होगा, K2Cr2O7, तो उसका तो वही लिख दो Cr2O7। K2 की जगह क्या लिख देंगे हम, अमोनियम NH4, तो NH। ठीक है, ये हो गया आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर हमने क्या किया, अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, इसको हीट कर देना है, तो आपका क्या क्या बनेगा, आपका बन जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन जो हमें चाहिए, प्लस वाटर प्लस Cr2O3। जो Cr2O3 क्या है, ये है आपका, अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीजन होता है -2, 3 ऑक्सीजन मतलब -6, और यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो इसका मतलब क्रोमियम का कितना होगा, +3, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम 3 ऑक्साइड। तो उसका ऐसा सिंपल सा नाम हो गया क्रोमियम 3 ऑक्साइड, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 था। अब इसको देखो बैलेंस करके देख लेते हैं। नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितने हुए हमारे पास में, 4 और 2 8, यहाँ पे ये, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो 7 थे, तो 4 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए बैलेंस, और Cr2 भी हो गया बैलेंस्ड। तो एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, अगर आपको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्योर चाहिए तो हम लोग क्या ले लेते हैं, वहां पे हम लोग ले लेते हैं बेरियम एजाइड।
बेरियम एजाइड क्या होता है, देखो एजाइड होता है N3 माइनस, कितना होता है N3, एक N3 पे कितना चार्ज आएगा -1। तो अगर मैं 2 एजाइड मॉलिक्यूल लूंगा तो उसमें चार्ज कितना आ जाएगा -2, और बेरियम पे चार्ज होता है +2। तो ये हो गया BaN3 होल ट्वाइस। तो ये हो गया हमारे पास में बेरियम एजाइड। तो देखो इसको भी क्या किया, कुछ नहीं किया, फिर से वही हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हीट करेंगे हम लोग इसमें, तो हमारे पास में बन जाएगा देखो नाइट्रोजन N2, और कितने थे 6 मॉलिक्यूल्स थे, तो हमने 3 यहाँ पे लगा दिया, प्लस बेरियम एज इट इज आ गया। तो ये क्या है, एक बहुत ही प्योर, अगर आपको नाइट्रोजन बनानी है तो आप बेरियम एजाइड ले सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग सोडियम एजाइड भी यूज कर सकते हैं। देखो सोडियम एजाइड कैसे यूज करेंगे, तो सोडियम पे आपको लोगों को क्या पता है, जैसे कि मैंने फिर से वही बताया कि जो N3 पे कितना होता है -1 चार्ज होता है, और सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा NaN3। इसको फिर से वही करेंगे हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आपका क्या बनेगा, तो वो नाइट्रोजन गैस बनेगा। और इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 नाइट्रोजन प्लस 2 सोडियम। तो ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि हमें प्रोडक्ट लिखना है सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन का, तो वो मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया। तो उस तरह से आपके देखो ये अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे करना है तो ये लिक्विफिकेशन और डिस्टिलेशन की हेल्प से कर लेंगे। अगर लैब में बनाना है तो या तो आप क्या करो, अमोनियम क्लोराइड को ट्रीट कर दो सोडियम नाइट्राइट से, या फिर आप क्या करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो बेरियम एजाइड का या फिर सोडियम एजाइड का। तो किसी भी आप मेथड से क्या कर सकते हो, लैबोरेटरी में आप लोग डाई नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस को बना सकते हो। सबसे अच्छा मेथड कौन सा वाला है, ये बेरियम या फिर सोडियम एजाइड वाला, क्योंकि यहाँ पे सबसे प्योर नाइट्रोजन मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई सारी रिएक्शंस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अगर आपकी बुक में ऑलरेडी ये रिएक्शंस दे रखी हैं, अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, वरना बुक में सब मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं यार, देखो प्रॉपर्टीज पे। किसकी प्रॉपर्टीज पे, डाई नाइट्रोजन की। तो उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है, हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए, अगर आ जाती तो आप बहुत अच्छे से लिख के आ जाओगे। देखो पहली बात क्या है, ये है आपकी कलरलेस गैस है, तो कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। तो ये हो गई आपकी कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस, मतलब कि कोई कलर भी नहीं है इसका, कोई पर्टिकुलर स्मेल भी नहीं है कि आप सूंघ के बता सको कि अरे ये तो नाइट्रोजन की स्मेल है, और ना ही इसका कोई टेस्ट है। तो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। उसके साथ साथ ये कैसी है, ये नॉन टॉक्सिक गैस है, मतलब अगर कोई इसको इनहेल कर लेता है तो उसको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कैसी है, नॉन टॉक्सिक। तो ये इसके प्रॉपर्टीज है। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो है रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर जो हमारी नाइट्रोजन है वो कैसी है, इनर्ट है। मतलब ये क्या करेगी, ये किसी से भी कोई रिएक्शन नहीं करेगी अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, इसका यूज़ कि ये ऐसी जगह पे यूज़ की जाती है जहाँ पे हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे कोई भी रिएक्शन ना हो। तो अगर हमें एक इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो बहुत सारी प्रोसेसेस में हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम चाहते हैं कि कहीं से कोई भी रिएक्शन ना हो अलग से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इन्वायरमेंट में अगर आपने नाइट्रोजन प्रोवाइड कर दी तो वहाँ पे कोई क्या होगा कि एटलीस्ट ये नाइट्रोजन किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो ये अच्छी खासी रिएक्शंस कर सकती है। कौन कौन सी रिएक्शन कर सकती है वो बताते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम को लेता हूँ, तो लिथियम प्लस नाइट्रोजन, तो ये क्या करेगा, ये लिथियम नाइट्राइड बना देगा। लिथियम नाइट्राइड देखो कैसा होगा, ये बनेगा यहाँ पे आपका Li3n। अब जो नाइट्रोजन है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्योंकि लिथियम क्या है, मेटल है। इसको देखो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो लिथियम हो जाएगा 6, और ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो इस तरह से इसने क्या किया, लिथियम से रिएक्शन कर ली। उसके साथ साथ और भी मेटल से कर सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन। यहाँ पे भी क्या होगा, देखो ये भी कुछ इस तरह से बनाएगा, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे देखो 3 आएंगे, तो ये आ गया आपका 3 और नाइट्रोजन आ गया 2। और अगर इसको हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 3। तो मैग्नीशियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो और नाइट्रोजन पे यहाँ पे कितना आ रहा है, -3। तो दोनों हो गए यहाँ से बैलेंस। तो बस हमें यही दिखाना है कि रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन करके क्या कर सकती है, नाइट्राइड बना सकती है, मेटल नाइट्राइड्स बना सकती है। तो ये हुआ मेटल नाइट्राइड्स का एग्जाम्पल। और उसके अलावा कुछ और रिएक्शन की बात की जाए तो ये बहुत ही एक फेमस वाली रिएक्शन है, वो करती है जो कि है हैबर प्रोसेस की रिएक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया की। N2 किसके साथ में रिएक्शन कर देता है, हाइड्रोजन के साथ में, N2 + 3H2, और क्या बना देता है, 2NH3 अमोनिया। ये हैबर प्रोसेस की रिएक्शन ये होती है आपकी कुछ 773 डिग्री 773 केल्विन पर। तो ये हैबर प्रोसेस वाली रिएक्शन है जहाँ पे बनता है अमोनिया। इसको अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके
ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकती है, जैसे कि कौन सा, ये ले लिया हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। तो ये इसकी कुछ रिएक्शंस हैं कि आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं कुछ इसके यूजेस की। तो देखो यूज का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ आने वाला है, सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये हो गई सबसे बड़ी बात इंडस्ट्रियल स्केल पे। दूसरी बात इसका जो बहुत अच्छा यूज़ है वो क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेंट है। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करनी है, स्पेशली अगर हम बायोलॉजिकल सैंपल्स की बात करें, मान लो किसी का सेल्स है, टिश्यूज़ है, या फिर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो आपको एक लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करना है, तो लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा हमारे पास में एक रेफ्रिजरेंट है उस सारे काम को करने के लिए। तो ये तो नाइट्रोजन कैसे हो गया, एक रेफ्रिजरेंट हो गया हमारे पास में। दूसरा हो गया अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाला है। तीसरी बात हो गई इनर्ट एनवायरनमेंट अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए काम आ जाएगा। तो ये सारी की सारी बात हो गई डाई नाइट्रोजन की। अब डाई नाइट्रोजन को हटाते हैं यहाँ से और नेक्स्ट उस पर आते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे, जो कि है अमोनिया। तो लिखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन को हटा के अमोनिया, NH3 पता ही होगा आप सब लोगों को। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको बनाते हैं हैबर प्रोसेस से। तो जो अमोनिया है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत ही कम अमाउंट में एयर में भी प्रेजेंट होता है। और एयर में ये कैसे प्रेजेंट होता है, ये होता है कि जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर यूरिया को बोले, तो अगर यूरिया जब भी कभी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा या डिकम्पोज होगा, तो वहाँ से बनता है अमोनिया। कैसे बनता है देखो बनाते हैं, पहले लिखते थे यूरिया। यूरिया कैसा होता है, देखो ये उसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 प्लस वाटर ले लिया हमने कि यूरिया डिकम्पोज हो रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका अमोनियम कार्बोनेट। ये होगा अमोनियम कार्बोनेट। फिर अमोनियम कार्बोनेट क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट से बन जाएगा अमोनिया। देखो कैसे बन जाएगा, बना देते हैं। देखो ये हुआ अमोनियम कार्बोनेट, और ये कैसी है, ये वाली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इससे बन जाएगा देखो NH3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को कर लेते हैं बैलेंस। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 थे, इधर नाइट्रोजन 1 ही है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन हो गए 6 और 2 इधर 8, टोटल 8 होगा। इधर भी देखो 8 है और कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देख लो 3 है, तो 2 इधर हो गए 1 इधर हो गए। तो यहाँ पे सब बैलेंस है। ऊपर भी देख लेते हैं हाइड्रोजन देखो कितने हैं। तो देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 4 हो गए। इधर कितने, टोटल 8। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो अब ये 8 कंप्लीट हो गए। और ऑक्सीजन देखो कितने हुए, 2 और 1 3, तो 3 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन 1 ही था, कार्बन बराबर हो गया। तो ये हुआ क्या हुआ कि यूरिया का जब डिकम्पोजिशन हो रहा है, जब यूरिया का ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब एक नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहां से क्या मिल रहा है आपको, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा है, यूरिया बना रहा है। तो ये हो गई आपकी कैसे एक तरह से नेचुरल प्रोसेस हो गई। तो जो हम बोल रहे हैं कि एयर में भी बहुत कम अमाउंट में अमोनिया है, तो वो है इसके थ्रू है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गई। अगर आपको लेबोरेटरी में बनाना है अमोनिया, मतलब एक बहुत ही छोटे स्केल पे अमोनिया बनाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। देखो तो एक अमोनियम सॉल्ट ले लिया हमने, कोई फॉर एग्जांपल ले लिया अमोनियम क्लोराइड, और उसको ट्रीट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखो इधर क्या क्या बनेगा, इधर बन जाएगा आपका ये अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड। अब रिएक्शन कर लेते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, देखो 4 इधर है और 2 6 हाइड्रोजन है। और इधर कितना है, इधर तो हाइड्रोजन इधर कितने, इधर 5 हो गए, और इधर कितने हैं 4 और 2 6 है। तो अभी क्या किया रहे, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, उधर 7 हो गए, तो उधर ज़्यादा होगा हाइड्रोजन। तो एक काम करते हैं, इधर भी 2 लगा देते हैं। अब देखो कितना हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन हो गए आपके 4 2 8, 8 और 2 10 हाइड्रोजन हो गए, राइट। और नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 2। तो अगर मैंने यहाँ पे भी देखो 2 लगाया, तभी कितना हुआ, ये नाइट्रोजन तो 2 बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 6, ये हो गए 4 इधर हो गए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए 10। अब क्या बचा आपके पास में, देखो क्लोरीन 2, तो क्लोरीन 2 हो गए, कैल्शियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक। तो ये हो गया आपका लेबोरेटरी, मतलब ये लैब के लिए मेथड हो गया। ये आपका क्या हो गया, जो एनवायरनमेंट में अमोनिया है उसका मेथड हो गया। ऐसे ही इसके साथ साथ देखो अमोनियम सल्फेट से भी बना सकते हैं। अमोनियम सल्फेट इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, इसकी रिएक्शन करते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से बनेगा। देखो फिर से भाई अमोनिया बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और यहाँ पे क्या था, जो अमोनियम सल्फेट था उसकी जगह बन जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। रिएक्शन को देखो फिर से बैलेंस कर लेते हैं। इधर नाइट्रोजन 2 है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, दूसरे पेन से लगाते हैं, 2 लगा दिया, नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और 2 8। यहाँ पे कितने थे, 8 तो इधर ही थे और 2 इधर थे 10।
तो हम क्या हम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं 2, यहाँ पे लगा दिया 2, तो ये आपका जो है सोडियम सल्फेट Na2 आएगा, Na2SO4। तो ये देखो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 तो इधर थे, 2 इधर आ गए, 10 हो गए। तो यहाँ पे कितने 6 ही हुए और 2 8, तो और ये 2 10। तो इधर हाइड्रोजन भी कंप्लीट। ऑक्सीजन कितना हुआ 2, 2 ऑक्सीजन इधर से बराबर हुए। सोडियम 2 थे तो 2 सोडियम इधर आ गया, सल्फेट मॉलिक्यूल लेके सल्फेट इधर। तो इस तरह से ये भी क्या है, दोनों के दोनों है लेबोरेटरी मेथड। अब हम थर्ड आ जाते हैं, थर्ड मेथड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है इंडस्ट्रियल स्केल पे अमोनिया को बनाना, जो कि है हैबर प्रोसेस। तो उसको लिखते हैं, उससे पहले सबको कर देते हैं इरेज। तो रिएक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है हैबर प्रोसेस की क्या है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। फिर भी लिखते हैं, एक दो कुछ पॉइंट उसके डिस्कस करते हैं। तो रिएक्शन है बहुत ही सिंपल, N2 प्लस 3H2 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या बन जाता है इससे, 2NH3। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि है आयरन, और कैटालिटिक प्रमोटर, जो कि है मोलिब्डेनम। इन दोनों की जरूरत पड़ती है। नाम है इसका हैबर प्रोसेस, पता है आपको, हैबर्स प्रोसेस। एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन जो होती है वो होती है कुछ तो अराउंड 773 केल्विन पर, और 773 केल्विन एंड 200 ATM, या फिर कुछ तो 200 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इतने टेम्परेचर पे उतने प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है कैटलिस्ट के साथ में। इसको बोलते हैं हम लोग हैबर्स प्रोसेस। अब इसमें देखो एग्जाम में आपके पास में क्या आ सकता है, एग्जाम में हैबर प्रोसेस तो आ ही सकता है। उसके अलावा वो लोग बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। कि अगर आपको हैबर प्रोसेस कर रहे हो तो कौन कौन सी कंडीशंस आपको ऐसी चाहिए जिससे क्या हो, जो आपको अमोनिया मिले उसका एक क्या है मैक्सिमम यील्ड मिले। क्योंकि देखो यार ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब N2 प्लस CH2 अमोनिया भी बना सकता है, और अमोनिया ब्रेक डाउन होके वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी आ सकता है। तो अगर आप कभी भी देखो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। एक बार एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि अमाउंट दोनों का ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, जितना अमोनिया बनेगा उतना ही अमोनिया ब्रेक भी होगा। तो अगर आप लोगों को इंडस्ट्रियल स्केल पे ये प्रोसेस करनी है तो आप लोग क्या चाहोगे कि हम कुछ ऐसी कंडीशंस कर दें कि जहां से क्या हो कि हर बार अमोनिया जो है वापस ब्रेक होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ना बने, कंटिन्यूअसली क्या है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते थे। तो उसके लिए आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा लीच-एटिलियस प्रिंसिपल, जो कि बताते हैं कि किसी भी रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो कौन कौन सी कंडीशंस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो एग्जाम्स में आ जाता है कि राइट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो उसमें देखो क्या क्या सारी चीजें आपके साथ में लिखी हैं। तो आप लिख दोगे कि यूज ऑफ हाई प्रेशर, यूज ऑफ हाई प्रेशर कितना है ये आपको पता ही है, 200 ATM। हाई प्रेशर, टेम्परेचर, लिखना है कितना, टेम्परेचर, यूज ऑफ हाई प्रेशर, टेम्परेचर इतना, एंड कैटलिस्ट। तो ये तीन कंडीशन अगर हम लगा देंगे तो हमारा क्या होगा कि जो अमोनिया वो जो है ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। क्या, यूज ऑफ हाई प्रेशर, टेम्परेचर विच शुड बी 773 केल्विन, एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो सारी चीजें देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन ही है। अब इसमें हम लोग हाई प्रेशर क्यों यूज करते हैं, तो देखो हाई प्रेशर इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स काउंट करें यहाँ पे कितना है, तो देखो एक नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल्स से। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट्स के 4, और प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, सिर्फ 2। तो कभी भी ऐसा होता है कि आपको एक साइड पे अगर रिएक्टेंट्स के मोल कम है, दूसरी साइड पे ज्यादा है, तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि रिएक्शन उस साइड जाने की कोशिश करेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो इस पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अमोनिया के जो बन रहा है उसको ज्यादा फेवर करेगी। तो इसलिए आगे यूज ऑफ हाई प्रेशर। टेम्परेचर देखो इतना क्यों लिया है, इतना इसलिए लिया है क्योंकि ये जो कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं आयरन, वो क्या है इतने टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया यूज ऑफ हाई प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो अगर आप ये तीनों कंडीशन लिख कर आओगे एग्जाम में, अगर कोई पूछता है आपसे तो आपको ठीक हो जाएगा, ये रिएक्शन बना देना और ये सब ऐसा करके मेंशन कर देना। ठीक, तो ये तो हुई बात हैबर प्रोसेस की। एक बार क्या करते हैं, इसका डायग्राम और बना देते हैं, जो एक फ्लो चार्ट आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इरेज करते हैं। देखो रिएक्शन तो आपको पता ही है, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका फ्लो चार्ट बना के दिखा देते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो देखो आप बनाते हैं फ्लो चार्ट हैबर प्रोसेस का। तो ऐसे मानो कि ये 2 पाइप है, एक ऐसे एक ऐसे,
दोनों जाके मिल रहे हैं एक जगह पे, और ये जा रहे हैं एक कंप्रेसर में। ठीक है, और कंप्रेसर के बाद में ये आ रहा है इधर, और जैसे यहाँ पे है आपका कैटलिस्ट वाला चैम्बर, और उसके बाद में ये यहाँ से आया इधर, ये ऐसे, और फिर जैसे ये ऊपर से उसको बना दो एस शेप का कुछ, ऐसे शक्तिमान के जैसे। और एक ये है चेम्बर जहाँ पे क्या लिक्विड कलेक्ट हो रहा है। बाकी क्या है, यहाँ से एक और ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं, और एक ये ट्यूब जाके अटैच होगा पंप से। ठीक है, और ये जो है फिर से आके अटैच हो जाएगा इससे। तो देखो बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं बनाई है, बट ऐसे देख लो जैसे कि यहाँ पे आ रहा था आपका नाइट्रोजन N2, ठीक है, यहाँ से आ रहा था हाइड्रोजन, ये दोनों कहाँ से है, ये दोनों एक कंप्रेसर में आ गए। तो मतलब बेसिकली जो एक तरह से गैस था उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके लिक्विड बनाने की कोशिश की गई। तो कंप्रेसर के बाद में ये जैसे ब्लू एरो हम दिखा देते हैं मूवमेंट, तो कंप्रेसर के बाद में ये कहाँ पे आया, ये आया इधर नीचे। ये क्या है, ये है आपका कैटालिटिक चैम्बर, यहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट है जो कि आपको पता है आयरन है। अगर जो टेम्परेचर है वो है आपका 773 केल्विन। ठीक है, तो कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन होगी जो N2 और H2 मिलकर अमोनिया बनाएंगे, और उसके जब ये यहाँ से पास हो होंगे तो यहाँ पे मतलब आपका देखो कुछ N2 बचा होगा, कुछ हाइड्रोजन बचा होगा, कुछ जो है वो अमोनिया जो बन गया होगा। तो हमें ये पता है कि जब हम इसको इस वाले ट्यूब में अंदर ला रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये ट्यूब्स में इतने सारे टर्न है तो एक तरह की कूलिंग हो रही है यहाँ पे। तो कूलिंग हो रही है तो उस पर क्या होगा, जो अमोनिया है वो एज अ लिक्विड डिपॉजिट हो जाएगा नीचे। क्यों, क्योंकि अमोनिया क्या कर सकता है, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है। तो उसी वजह से ये क्या होगा, ये जैसे थोड़ा कम टेम्परेचर मिलेगा ये लिक्विड बन जाएगा। ये दोनों के क्या रहेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैसेस रहेंगे, और वो क्या होगा, वो फिर से जो है यहाँ से चले जाएंगे, कौन से, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों इधर इस ट्यूब में एंटर करेंगे। और यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, क्योंकि पंप क्या कर रहा है, इनके गैसेस को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है। पंप क्या करेगा, वापस इन गैसेस को फिर से ये भेज देगा यहाँ पे कैटलिस्ट के पास। तो ये क्या है, एक तरह का आपका फ्लो चार्ट है हैबर प्रोसेस का। तो आप मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया है, बुक में देख लेना बिल्कुल ऐसे अच्छे से। तो बस बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से दिखानी है वहाँ पे कि कंप्रेसर कहाँ पे, पंप कहाँ पे, कैटलिस्ट वाली रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, फिर यहाँ पे कलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लो चार्ट, इसको हटाते हैं अभी यहाँ से, और फिर आगे अमोनिया की कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। उसको हटा देते हैं। तो जो अमोनिया है NH3 वो कैसा है, वो है आपका एक कलरलेस गैस। तो ये कलरलेस तो है लेकिन ये जो है ओडरलेस नहीं है। तो उसका क्या है, इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही पंजेंट होती है। मतलब कभी वैसे जैसे इसको सूंघने की कोशिश करोगे अमोनिया की, करना मत वैसे तो एकदम ऐसे लगेगा बिल्कुल नाक से घुस के से ऊपर बिल्कुल हेड तक पहुंच गई। तो इतना ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है इस अमोनिया की। तो ये हो गया कलरलेस गैस, पंजेंट ऑर्डर। और उसके साथ साथ ये क्या है, ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल या फिर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जैसे इसकी अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं तो यहाँ पे ले लिया मैंने अमोनिया NH3 प्लस वाटर ले लिया। तो देखो क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो देखो ये गैस थी आपका, ये लिक्विड था, अब क्या होगा, ये भी एक्वस बन गया और ये भी एक्वस बन गया। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें क्लियर समझ में आई, एक कि ये जो है अमोनिया है वो सॉल्युबल इन वाटर है। दूसरी बात कि अमोनिया, जैसे हम लोग बोलते हैं अमोनिया एक्ट एज अ बेस की जैसे एक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अमोनिया की वजह से क्या मिल रहा है, आपको OH आयन मिलता है। OH आयन मतलब कौन देता है, बेस देता है।
तो एक तो ये तरीका हो गया अमोनिया को बेस बताने का। एक देखो दूसरी और प्रॉपर्टी है अमोनिया की, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अमोनिया जो है वो एज अ लुईस बेस के जैसे एक्ट करता है। लुईस बेस, तो फिर से देखो मैं बताता हूँ लुईस ने क्या बताया था। लुईस ने बताया था कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे नाइट्रोजन के पास हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, राइट। तो अगर हम देखो उसको ये बना दिया हमने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए, तो ये क्या होगा 3 तो जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे एज अ लोन पेयर। तो इस लोन पेयर की वजह से क्या हो सकता है, ये किसी को भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जब ये डोनेट कर सकता है तो यही लुईस ने बताया था कि बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और इसी की वजह से ये एज अ लाइगेंड भी एक्ट करता है। अगर आपको याद हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने देखा था अमोनिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की जैसे एक्ट कर रहा था। तो सिर्फ इसी वजह से कि इसके पास एक लोन पेयर है, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो उसका जैसे हम एग्जांपल बताते हैं, तो अगर कोई पूछे आपसे कि हाउ अमोनिया एक्ट्स एज अ लुईस बेस, तो आप बता दोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन डोनेट दिस लोन पेयर टू एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स हाउ इट्स एक्टिंग एज अ बेस। ठीक, तो सिर्फ इस लोन पेयर की वजह से ये एक्ट कर रहा है लुईस बेस की जैसे। नॉर्मल बेस की जैसे कैसे एक्ट कर रहा है कि अगर हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो OH माइनस मिल रहा है हमें। तो इस तरह से हमने 2 तरह का तरीके से दिखा दिया कि जो अमोनिया क्या है एक बेस की जैसे एक्ट करता है। तो जैसे कि अगर अब हमें इसका फिर फायदा क्या होगा, जैसे कि ऐसे समझो कि अमोनिया क्या कर सकता है, अमोनिया आपको ये बता सकता है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कि ये पर्टिकुलर मेटल है या नहीं है। देखो कैसे, जैसे किसी सॉल्यूशन में है आपके पास में कॉपर मेटल, आपने क्या किया अगर उसमें अमोनिया ऐड कर दिया तो हमें पता है कि अमोनिया क्या कर सकता है, कॉपर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, राइट। देखो इसने बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसकी वजह से देखो क्या हुआ कि यहाँ पे कलर में चेंज आ जाएगा। ये कॉपर किसी और कलर का होगा, ये जैसी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अलग अलग कलर के होते हैं, तो ये कोई और कलर होगा। ये वैसे समझिए जैसे कि आपके पास में AgCl सिल्वर क्लोराइड, उसको अगर आपने अमोनिया से करवा दिया, देखो क्या करेगा, ये भी देखो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो अभी क्या होगा, इन दोनों के कलर में भी डिफरेंस होगा। तो इसकी वजह से, इसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप अमोनिया की मतलब हेल्प से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये वाले एलिमेंट्स हैं या नहीं है। ठीक, तो ये देखो 2 रिएक्शन हो गई। उसके अलावा अमोनिया का देखो स्ट्रक्चर देख लो एक बार, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों की बात करते हैं। देखो अमोनिया के NH3 फिर से बना लेते हैं, तो अमोनिया के पास क्या होता है 2 लोन पेयर रह जाते हैं, 3 बॉन्ड बना लेते हैं। हमने आपको शायद बहुत पहले कभी बताया हो एक ट्रिक कि जो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो। तो सिंगल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए यहाँ पे 3, प्लस जो लोन पेयर होता है उसको भी हम लोग ऐसा सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो टोटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3, 1 S और 3 P। तो इसकी मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई आपकी sp3। और जब भी कभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो आपको पता है उस टाइम पे जो शेप होती है मॉलिक्यूल्स की वो होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो उसमें बॉन्ड तो 3 ही है, चौथा बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन एक लोन पेयर है तो हमें उसको एज अ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना पड़ा। इस वजह से हमने बता दिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, लेकिन अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक ऊपर वाली रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस को रब कर देते हैं, ठीक है, और फिर बना के बताते हैं। तो देखो नॉर्मली sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो अगर हम टेट्राहेड्रल बनाएं अमोनिया को थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे मान लो कि किस तरह का बनेगा, राइट, कुछ इस तरह का बनेगा, जैसे एक पिरामिड की जैसे होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो कि हमारे पास में ये तो है 3 बॉन्ड तो है, बट चौथे बॉन्ड की जगह क्या है हमारे पास में, चौथे बॉन्ड की जगह इसकी जगह क्या है, लोन पेयर। तो ये टेट्राहेड्रल ना होकर ये कैसा हो जाएगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडियल हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल पिरामिडियल। ठीक है, तो ये पिरामिड ट्राइगोनल पिरामिडियल काइंड ऑफ आ जाएगा, टेट्राहेड्रल नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी वजह से क्या होगा, लोन पेयर की वजह से ये जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा नॉर्मल टेट्राहेड्रल से, क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा, ये देखो ये बॉन्ड से जो बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, ये बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, 2 लोन पेयर है एक जगह पे, तो वो क्या करेंगे, इसको और नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअल में जो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है उससे भी यहाँ पे क्या होगा कि एंगल थोड़ा कम बैठेगा आपका। तो शेप कैसी हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडियल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। ठीक है, तो अब क्या बचा इसमें, इसकी यूजेस और देख लेते हैं। देखो अमोनिया का जो सबसे ज्यादा यूज है वो है आपका फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए,
तो सबसे अच्छा यूज़ हो गया अमोनिया का क्या, फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, और जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ है अमोनिया का, उनको बनाने के लिए। उसके अलावा जो अमोनिया है उससे बहुत सारे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके अलावा जो लिक्विड अमोनिया है वो एक तरह का रेफ्रिजरेंट भी है। तो अगर आपको किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने पता होगा ये जितने भी कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जैसे कि यूपी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे आलू या कोई भी और सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है लॉन्ग टाइम तक के लिए। तो जितने भी कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं वहाँ पे अमोनिया गैस का यूज़ करते हैं वो, क्योंकि एक तरह का ये रेफ्रिजरेंट है। ठीक, तो यहाँ पे देखो अमोनिया की बात खत्म होती है। बुक में एक दो क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है बुक में, व्हाई डज NH3 एक्ट्स एज अ लुईस बेस। तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर एंड इट कैन डोनेट दैट लोन पेयर। तो बेसिस क्या करते हैं, लुईस बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। अमोनिया भी वही कर रहा है, तो अमोनिया लुईस बेस के जैसे एक्ट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है इनका, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो आपको हमने पहले ही बताया था क्या चीज, हाई प्रेशर अराउंड 770 केल्विन टेम्परेचर एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर डबल पॉजिटिव। तो अभी जो कॉपर डबल पॉजिटिव का दिखाया था आपको, क्या हुआ, कॉपर डबल पॉजिटिव का कोई सोल्यूशन होगा, अमोनिया क्या करेगा, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, जो आपको दिखाया था कैसे कर लेगा। तो ये तीन तो बस यही 3 क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसको कर देते हैं रेस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देख लो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की काफी ज्यादा ऑक्साइड्स हैं, सबको एक करके पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो यार हर ऑक्साइड की एक अलग रिएक्शन है कि वो बनता कैसे है। तो फिलहाल वो में हम डिस्कस नहीं करते हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि वो एक तरह से सिर्फ याद करने वाला है। और मेरे हिसाब से देखो बोर्ड में नहीं पूछना चाहिए, पूछ ले तो पता नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ चांसेस क्या है कि बोर्ड में वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो क्या बिल्कुल सिर्फ रटने वाली रिएक्शन है। तो आप लोग अगर कर सकते हो उनको याद, एक बार रिएक्शन को लिख के देखना। अगर सारे आप जितने भी नाइट्रोजन के मैं ऑक्साइड डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप उनका प्रिपरेशन याद कर सकते हो, एक सबके लिए एक या दो रिएक्शन है तो अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप ध्यान से समझो। ठीक है, तो मैं देखो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सारे ऑक्साइड लिखने वाला हूँ और उन सबकी आपको बताने वाला हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये चीज़ें आ सकती हैं कि कोई भी आपको नाइट्रोजन का पर्टिकुलर उन्होंने ऑक्साइड दे दिया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर स्ट्रक्चर पूछ लिया आपसे। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे प्लस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो सारे ऑक्साइड लिखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट है आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, क्या है ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका बहुत दूसरा कॉमन नाम है जो आप लोगों को पता होगा, जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस। इसको सुन के लोग हंसने लगते हैं, तो ये है लाफिंग गैस। और इसके अलावा देखो इसका एक और नेम है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो वो भी इसी का नाम है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं थोड़ी देर से OS लिख दे रहा हूँ, कोई भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मत समझना। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो देखो ऐसे लिख लो, नाइट्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। -2 उसका मतलब नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा, और वो भी कितने में, 2 नाइट्रोजन में डिवाइड हो जाएगा। तो उसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो आया कितना, +1। ठीक है, समझ में आया। अब इसका देखो स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो 2 नाइट्रोजन है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 2 नाइट्रोजन को कनेक्ट कर दिया आपस में, या फिर ऐसे समझ लो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन में एक लोन पेयर बचा होगा, वो दे देंगे हम ऑक्सीजन को। तो क्या करेंगे, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो कैसा हुआ देखो, अगर हम इसको शॉर्ट में बनाए तो ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये नाइट्रोजन क्या करे, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना ले और एक बॉन्ड बनाए इस वाले नाइट्रोजन से, और फिर एक जो है इस लोन पेयर इसको ही डोनेट करते। तो दोनों तरीके से हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल। तो आप इसको कैसे भी बना सकते हो। ये तो इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोस्टली होगा लीनियर। और ये दोनों क्या है, एक तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कि एक बार देखो क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं और दूसरा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और एक नाइट्रोजन को जो क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर पहला ऑक्साइड का। दूसरा हो गया देखो हमारा क्या है, दूसरा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। ये है आपका
नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, फिर से बात करते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो देखो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, एक ऑक्सीजन है -2, दूसरा क्या नाइट्रोजन है, तो कितना होगा वो +2। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही है तो मतलब इन्हीं को आपस में कुछ बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल कितने होते थे 5। ठीक है, 5 में से 2 तो बॉन्डिंग में आ गए, बचे कितने आपके पास में 3। एक मान लो देखो ये बचेगा यहाँ पे एक लोन पेयर और एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, लेकिन नाइट्रोजन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उसको अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि लुईस स्ट्रक्चर आप बिल्कुल ऐसा नहीं बना सकते जहाँ पे दोनों चीजें सेटिस्फाइड होगी, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो। तो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया क्योंकि 6 थे उस पर इलेक्ट्रॉन्स, 2 उसने शेयर कर लिए तो 8 बना लिए। नाइट्रोजन ने 2 शेयर किए, 5 उसके साथ ऑलरेडी थे तो 7 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा। इसका मतलब इस पर क्या है, ये एक तरह का ऐसा मॉलिक्यूल है जिसपे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में थे और 5 इसमें थे, तो 6 और 5 कितना होगा 11। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसी वजह से क्या है, ये नाइट्रोजन जो है मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो ये बात हो गई नाइट्रोजन ऑक्साइड की। थर्ड लिखते हैं, थर्ड है आपका N2O3। अब देखो उसका नाम क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 3, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज -2, मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ -6। इसका मतलब नाइट्रोजन पे कितना होगा +6, और कितने 2 नाइट्रोजन है तो दोनों में डिवाइड हो रहा होगा, दैट मीन्स +3। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे, 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को तो पहले ऐसे हमने एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास में 3, तो एक को क्या किया मैंने डबल बॉन्ड से क्रिएट। तो ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, क्योंकि दो नाइट्रोजन को कितने 3 बॉन्ड बनाने थे, उसने 3 बना लिए, ऑक्सीजन को 2 बनाते थे, उसने 2 बना लिए। अब बचा हमारे पास में कितना, हमारे पास में अभी भी बचे 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, ये भी क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेगा, राइट। और उसके बाद में क्या बचेगा, या तो ये या तो ये, इन दोनों के बाद लोन पेयर तो अभी भी है, ये एक लोन पेयर डोनेट कर देंगे एक ऑक्सीजन को। देखो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर कि नाइट्रोजन में बाहर देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यार को एक बार इसके इलेक्ट्रॉन्स बना के दिखा देते हैं आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये था एक नाइट्रोजन ये था, ठीक है। इसके बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, उसके बाद में 3 4 और 5, ऐसे इसमें बना देते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और एक 5, ऐसे देखो इधर नाइट्रोजन बनाया हमने तो 1 2 3 4 और 5। ये हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 6 उसके पास पहले थे, दोस्त ने शेयर कर लिया 8। ऐसे ही नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना लेगा, तो ये जो हमारा बीच वाला नाइट्रोजन है ये सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन और अभी बिल्कुल सब कुछ बैलेंस है। उसके बाद बचा एक ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, चाहे तो ये वाला नाइट्रोजन या ये वाला नाइट्रोजन कोई भी क्या करेगा, वो एक अपना लोड पे डोनेट करके एक ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। ठीक, तो उसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, उसमें क्या होगा कि इस वाले नाइट्रोजन की जगह ये वाला नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन को जो है एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक अपना जो है लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक ही है मतलब उसका लोन पेयर, तो वो डोनेट कर सकता है। तो ये इस तरह का देखो लुईस स्ट्रक्चर बन गया इसका N2O3 का, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं फोर्थ वाला, वो है आपका NO2। इसका नाम क्या होगा, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस पर भी देखो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -4, तो नाइट्रोजन पे कितना होना चाहिए +4, एक ही नाइट्रोजन है तो उसका चार्ज होगा सिंपली +4, ठीक। इसका देखो अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा, एक नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा, एक नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन, तो एक तो डबल बॉन्ड वो से लग जाएगा, ठीक है। दूसरे पे क्या करेगा, ये दूसरे को क्या कर सकता है, अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो उसके बाद में होगा क्या यहाँ पे, चलो इसको भी ऐसे बना देते हैं। तो नाइट्रोजन थे, इसके बाद कितने थे 5 इलेक्ट्रॉन, 2, उसके बाद में कितना 2 4 और एक मान लो 5। इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक। अब ऑक्सीजन का इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट।
अब इसने क्या किया, ये वाला जो लोन पेयर है वो एक ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, तो ये वाला ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया, इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पे क्या रहा, फिर से एक आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्या है, इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया। तो एक तरह का ये और क्या स्ट्रक्चर बना सकता है, ये हो सकता है कि इस वाले ऑक्सीजन को ये डोनेट कर दे, मतलब इस तरह का भी बना सकता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले, तो ये इसका ज़ैदोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल भी आपका एक तरह का अनस्टेबल रहता है, और या फिर बोले तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। इसी वजह से ये मॉलिक्यूल इसकी जगह पे क्या बना लेता है, NO2 ना बना के ये बना लेता है N2O4। देखो फिफ्थ वाला जो हमारा ऑक्साइड आएगा वो आएगा आपका N2O4। ये क्या हुआ, ये हुआ इसका नाम डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट देखोगे तो वो भी देखो +4 ही आएगी, जो +4 आएगी, 4 ऑक्सीजन का चार्ज कितना हुआ, -8, और -8 का नाइट्रोजन जो है यहाँ पे इसका भी -8 होना चाहिए, और 2 नाइट्रोजन है तो कितना आ गया आपका, नाइट्रोजन का +8 होना चाहिए, 2 नाइट्रोजन है तो +4 आ गया। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखो कैसा बनेगा, वो बता देते हैं। तो जैसे सेम यही बनेगा। अब जो ये वाला एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो जैसे इसको ही ले लेते हैं, इसका मान लो थोड़ी देर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक और दूसरा मॉलिक्यूल होगा ऐसे ही, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा, वो भी देखो ऐसे कुछ कर रहा होगा, और ये दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड और बना लेंगे। ठीक, तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर N2O4। तो अगर यही आप लोग NCERT में देखो तो वहां पे एक क्वेश्चन है कि वाई डज NO2 डाइमराइज, कि जो हमारा NO2 है ये वाला, ये डाइमराइज क्यों करता है। देखो NO2 डाइमराइज करेगा तो N2O4 बन जाएगा, तो उसका आप आंसर यही लिखोगे कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सोच रहा है कि भाई कुछ तो मुझे रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या करेगा, खुद से ही एक बॉन्ड बना लेगा, तो कोई स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने, और ये बन गया आपका डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ऑक्सीजन स्टेट वही रहेगी। अब इसका एक लास्ट बचा है, वो है आपका N2O5। नाम क्या होगा उसका, देखो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखो ऑक्सीजन 5 है, मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ, -10, और नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा टोटल, प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स +5। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो यहाँ पे अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, अब हम नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर हमने देखो अगर एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 5, राइट। तो कितने ऑक्सीजन कनेक्ट करोगे फिर, 1 से 2 करोगे, 1 से 3 करोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन बीच में रखेंगे, यहाँ पे देखो कैसे, एक ऑक्सीजन बीच में रखेंगे, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 नाइट्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब हमारे पास में कितने ऑक्सीजन बचे, टोटल बचे 4 ऑक्सीजन। तो क्या करेगा, देखो इसने एक से ये डबल बॉन्ड बना लिया, इसने दूसरे से डबल बॉन्ड बना लिया, राइट। अब इसके पास एक लोन पेयर बचा, इसके पास भी एक लोन पेयर बचा, ये एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, ये दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो देखो समझ में आया नहीं है, अपने ऑक्सीजन भी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इधर इसने डबल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बना लिया, 2 यहाँ से एक यहाँ से, उसका भी नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। जो लोन पेयर बचा वो उसने इस वाले ऑक्सीजन को दे दिया, इसने इस वाले ऑक्सीजन को दे दिया। तो देखो ये रहे आपके सारे के सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, एक तो मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी में पूछा था व्हाई डज NO2 डाइमराइज, तो ये आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ N2O5। तो कोवैलेंसी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोवैलेंसी मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने फॉर्म कर रहा है कोई मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहाँ पे N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी निकालें तो देखो ऑक्सीजन स्टेट तो आपको पता है +5 है, राइट। अब देख लो कोई भी नाइट्रोजन पकड़ के, चाहे ये ले लो चाहे ये वाला ले लो, देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन से सिंगल बना रहा है, कितने बॉन्ड हो गए 3, एक इधर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए 4 बॉन्ड। तो भले ही इसका ऑक्सीजन स्टेट +5 है बट इसकी कोवैलेंसी क्या है, वो है। तो हमेशा जितना भी जैसे हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन क्या है, और सेम नाइट्रोजन ग्रुप के मेंबर जो है कोवैलेंसी 5 तक शो करते हैं। फॉर एग्जांपल PCl5 बन जाएगा आपका, लेकिन नाइट्रोजन का कभी भी जो है 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता वो, ठीक है। तो इसलिए NH3 बन सकता है आपका, NF3 बन सकता है, बट कभी भी NF5 नहीं बनेगा। तो वही इन्होंने एक तरह से हमसे दोबारा से क्वेश्चन पूछ लिया कि N2O4 की कोवैलेंसी क्या है, तो उसका आंसर है 4। अब आराम से बना दो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4, तो इसकी कोवैलेंसी क्या हुई 4।
ठीक है, तो ये बात खत्म हुई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको अभी इरेज करते हैं। और उसके बाद में हम आते हैं नाइट्रोजन के कुछ ऑक्सो एसिड्स पे। तो यहां लिख देते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो जो नाइट्रोजन है हमारा, उसके पास में सिर्फ उसके सिर्फ टोटल 3 ही ऑक्सो एसिड्स हैं। तीनों कौन कौन से, देखो लिख के बता देते हैं आपको। नंबर 1 लिखते हैं H2N2O2, ये है आपका हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, ये है नाइट्रस एसिड। और तीसरा आपको पता ही है, बहुत ही फेमस, HNO3 नाइट्रिक एसिड। चलो पहले थोड़ा सा जल्दी से ये समझो कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ऑक्सो एसिड्स देखो, नाम से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे एसिड्स जिसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन भी हो, बस बात खत्म। तो HNO3 देख लो, आपको पता है एसिड है, ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, H2SO4, एक बहुत अच्छा एसिड है, पता है आपको, लेकिन उसमें क्या है, उसमें भी ऑक्सीजन है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो जब हम सल्फर की बात करेंगे तो उसमें H2SO4 को पढ़ेंगे। अब जैसे कि सारे एसिड्स क्या होते हैं, वो ऑक्सी एसिड्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल HCl है आपका, तो उसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, बट अगेन इट इज एन एसिड, राइट। तो इसलिए क्या है कि जिसमें जो भी ऐसे एसिड्स होंगे जिसमें ऑक्सीजन होगा, वही कहलाएंगे हमारे ऑक्सो एसिड्स। तो इसके 3 ही ऑक्सो एसिड्स हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब देखो यार थोड़ा सा ये देख लो इसमें कि जब हम लोग बोलते हैं ना ये नाइट्रस है, ये नाइट्रिक है, तो जितना भी देखो अस लगाते हैं हम, OUS पता चलता है कि इसकी जो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब उससे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। अगर हम क्या लगाते हैं, अगर हम अस लगाते हैं, अगर हम ये लगाते हैं एक बताता है कि जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई है। इसमें एरो लगा देता हूँ, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देख लो दोनों में, HNO2 में देखो, अगर मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कितना होगा, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, 2 ऑक्सीजन पर कितना हो गया, -4। हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस का 1 होता है, तो -4 + 1 कितना रह गया, -3। उसके बाद नाइट्रोजन पे कितना हुआ यहाँ पे, +3। ठीक, तो HNO2 में जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड में, वो आएगा +3। अब नाइट्रिक एसिड में देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हुआ, -6। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, +1, तो -6 + 1 कितना हुआ, -5। इसका मतलब नाइट्रोजन पे कितना होना चाहिए, +5। तो आपने क्लियरली देख लिया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका जाता है, HNO3 का जाता है। इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक लगाया नाइट्रिक, ओके। और जिसपे कम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वहां पे अस लगा देते हैं, तो नाइट्रस। ठीक, ऐसे आपने देखा होगा फेरिक आता है, कहीं पे फेरस आता है, तो फेरिक मतलब उस पर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, फेरस मतलब कम होगा। ठीक, तो ये ऐसा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कहीं चाहो तो शॉर्ट में नोट करके रख लेना, ताकि आपको जब आगे आप सेम नाम वाले कंपाउंड देखोगे तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल सिलेबस डिजाइन करने वालों ने थोड़ा सा स्टूडेंट्स पर रहम किया है। उन्होंने क्या किया दिया, इन दोनों की बात नहीं की है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात की है नाइट्रिक एसिड की। तो हम लोग भी जो है बहुत जल्दी से नाइट्रिक एसिड को पढ़ते हैं और ऊपर वाले दोनों को इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो सबको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम सीधी बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की। ऊपर लिख देते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। बात करेंगे फिर से भाई इसकी स्टार्टिंग से, उसकी प्रिपरेशन की। तो जो लैब में हम लोग बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, वो कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं 2 चीजों से, या तो आप ये ले लो सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। इन दोनों को अगर हम हीट कर दें, किसी को भी देखो हीट कर देते हैं, एसिड से पोटेशियम नाइट्रेट को ले लेते हैं, इसको हम लोग अगर हीट करते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, तो देखो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस क्या बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर पोटेशियम बाइसल्फेट, KHSO4। बाकी आप देखो बैलेंस देख लो, पोटेशियम एक है, यहाँ पे पोटेशियम एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, 3 इधर है, 4 इधर है, तो सब बराबर है। तो ये क्या, ये हमारा लेबोरेटरी मेथड है। आप चाहो तो ऐसे सोडियम नाइट्रेट से भी कर सकते हो, NaNO3 H2SO4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ तो ये बन जाएगा HNO3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये है आपका कौन सा लैब वाला मेथड।
जिसे आप अपने लैब में बना सकते हो क्या, नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे बनाना है, कॉमर्शियल लेवल पे, तो वहां पे हम लोग एक प्रोसेस को यूज में लेते हैं, इसको बोलते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो क्या, ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस। तो इसमें मतलब बेसिकली होता क्या है, इसमें होता है आपका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो उसका मतलब क्या कर रहे हैं कि जो अमोनिया है उसको क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, किससे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो ये है ओसवाल्ड प्रोसेस। ये कैसी है, आपकी कॉमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने का ये प्रोसेस का नाम है। ये तो बहुत सारे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वो आ जाएगा आपका ओसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही H2SO4 का आता है, उसमें आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो जब H2SO4 पढ़ेंगे तब बात करेंगे वहां पे। तो ये ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारे पास अमोनिया है, उसका हम लोग करवा रहे हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो देखो देख लेते हैं, अमोनिया है तो जल्दी से लिख देते हैं, अमोनिया ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो प्लस ऑक्सीजन ले लिया हमने। और देखो बनेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास में जो बनेगा उसमें बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। और क्योंकि हमने क्या बोला था, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, तो इसमें कौन सा हम लोग कैटलिस्ट यूज करें, इसमें यूज करें पैलेडियम PD या फिर रोडियम RH। हाँ, कुछ तो कर रहे हैं 500 केल्विन के आसपास। तो अगर 500 केल्विन याद नहीं भी रहता तो भी चलेगा, सिर्फ ये पैलेडियम या फिर रोडियम याद कर लेना। आप लोग NCERT में देखोगे तो लिखा है उन्होंने पैलेडियम रोडियम गॉज कैटलिस्ट। तो गॉज कैटलिस्ट कुछ नहीं होता, एक तरह से समझ लो जो कैटलिस्ट है उसको उन्होंने शीट्स बना दी हैं उसकी। तो उससे क्या होगा कि आपका सरफेस एरिया एक तरह से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप कैटलिस्ट को वैसे लेते हो तो सिर्फ शीट्स बनाने से क्या होगा, एक बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे लिखा है गॉज कैटलिस्ट, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना उससे कुछ। तो हमने क्या किया, अमोनिया लिया, उसका ऑक्सीडेशन करवाया, किसकी हेल्प से, पैलेडियम या फिर रोडियम की हेल्प से। बनेगा क्या हमारे पास में, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। अब इन सबको कर देते हैं देखो बैलेंस। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम कम से कम 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाइट्रोजन कितना हुआ, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितने हुए, यहाँ पे हो गए 3 ऑक्सीजन, और इधर कितने हैं हमारे पास में, 2 हैं। तो एक्चुअली 3 और 1 4 हो गए हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन। लेकिन हमें नाइट्रोजन 2 है तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, अभी 3 और 2 5 हो गया। इधर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका जो 10 डबल ले लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया 6, तो इधर क्या होगा, इधर फिर करना पड़ेगा हमें 6 मतलब 12 करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा 4। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन कितने हुए यहाँ पे, 6 इधर हुए, और इधर कितने हुए, इसको भी हटाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन है तो इधर भी 4 लगाना पड़ेगा हमें। तो ऑक्सीजन 6 इधर हुए, 4 इधर हुए, 10 हो गए, 10 हो गए तो 5 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। तो पहले क्या किया आपने, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो बन गया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग और यूज करने वाले हैं आगे। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी, उसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, और देखो क्या बनेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और इससे बन जाएगा आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को फिर से बैलेंस कर लेते हैं, कितना ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन 2 इधर 4 हो जाएंगे, तो ये हुआ 2NO2। ठीक है, तो अभी जो बना हमारे पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे वाटर में डिसॉल्व। तो NO2 प्लस वाटर, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बनेगा, यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, प्लस फिर से बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। अब कर लेते हैं रिएक्शन को फिर से बैलेंस। तो 2 हमें दिख ही रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, तो यहाँ पे भी हमें कितना लगाना पड़ेगा, तो देखो 2 इधर लगा दिया हमने। तो अभी हमारे कितने पास में बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए दोनों। ठीक, अब बात करते हैं अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, इधर कितने हो गए नाइट्रोजन, एक्चुअली 2 इधर हो गए, 1 इधर हो गया, तो हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इधर लगा दिए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 6 और 1 7। यहाँ पे देखो कितना होगा, 6 और 1 7। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। तो बेसिकली क्या हुआ, ओसवाल्ड प्रोसेस में आपने 3 स्टेप में देखा, पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीडाइज करके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, वाटर में डिसॉल्व, और आपका बन गया नाइट्रिक एसिड। और उसके बाद फिर से नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। इस हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से इस वाले देखो ऊपर वाले स्टेप में यूज कर लेंगे इसको। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट में हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा था उसको भी हमने दोबारा से यूज कर लिया।
अब ये वाली देखो जो प्रोसेस है ऑसवर्ड प्रोसेस, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिर्फ 3 रिएक्शंस में आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने तीनों रिएक्शन याद में रख ली अच्छे से तो ये एक बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना कहीं पे भी अपने नोट्स में, और एग्जाम में आए तो बिल्कुल उसको अच्छे से तीनों रिएक्शन को बता के लिख के आना। और अगर आपने ये भी लिख कर आ गए कि ओसवाल्ड प्रोसेस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो और इस बार उसमें जो हम लोग यहाँ से जो हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड वो लगभग 68% मिलता है। तो इसको लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोग इसको लोग क्या करते हैं फर्दर कॉन्सेंट्रेट वगैरह करके जो है ऑलमोस्ट 99% तक ले जाते हैं। तो ये तो बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब इसको हम करते हैं इरेज और इसकी कुछ लिखते हैं प्रॉपर्टीज। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसा है, वो एक कलरलेस लिक्विड है, मतलब लिक्विड का आपको कोई भी कलर पता नहीं चलेगा, देखने में बिल्कुल पानी के जैसा लगेगा। अगर इसके हम शेप की बात करें तो बना देते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन है, बीच में लिखते हैं, उसका 3 ऑक्सीजन है, तो क्या किया, तीनों ऑक्सीजन को एक काम करो सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया हमने, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन क्या कर लेगा, आपको पता है हाइड्रोजन है तो उससे लगा दिया, तो ये वाला ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बचे ये दोनों ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन के पास अब क्या बचा, नाइट्रोजन के पास बचा एक लोन पेयर, ठीक है। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन किसको जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन किसको जरूरत है, तो ये क्या करता है, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से रेजोनेट हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर नाइट्रिक एसिड का, ये कैसा एक तरह का प्लेनर स्ट्रक्चर है। या फिर देखो एक तरीके से और क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया थोड़ी देर के लिए, मान लो इसने से बना लिया डबल बॉन्ड, अब उसका एक लोन पेयर बचा वो उसने इसको डोनेट कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो इसके साथ में डबल बॉन्ड है, इसके साथ में एक तरह से सिंगल बॉन्ड है, तो ये रेजोनेट करेगा। कैसे रेजोनेट करेगा, देखो ऐसे, फिर से वही स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये नाइट्रोजन था, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ तो सब ठीक थे। उसके बाद में जो ये वाला अब ऑक्सीजन था, मान लो इसने डबल बॉन्ड बना लिया और इसने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड बन रहा है और ये बन रहा है, इसको अगर हम हटा के ऐसा भी दिखा सकते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। इसको हटाएं और जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग ऐसे रेजोनेटिंग भी दिखा सकते हैं कि या तो इस ऑक्सीजन के साथ होगा या इस वाले ऑक्सीजन के साथ होगा। ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, एग्जाम में आए तो बढ़िया करके बना देना सारे सब लोग। इसको हटाते हैं, तो आप लोग पहले बात क्या समझे इसका कि ये है हमारा एक कलरलेस लिक्विड। तो फिर से चाहे तो लिख लेते हैं क्या आपका ये देखो कलरलेस लिक्विड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर हम लोग और लिख सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बहुत सारे मेटल्स को क्या कर सकता है, उनको बहुत सारे मेटल्स को ऑक्सीडाइज करवा सकता है। तो ये तो कुछ 2-3 प्रॉपर्टी हुई, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम लोग क्या करें, ये नाइट्रिक एसिड ही ले, एक सॉल्यूशन ले कॉन्सेंट्रेटेड और एक ले डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब जिसमें नाइट्रिक एसिड का अमाउंट कम है, वाटर ज़्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इसमें नाइट्रिक एसिड बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, जैसे 99% नाइट्रिक एसिड ही है उसमें। और अगर हम सेमी मेटल्स उसकी रिएक्शन करवाएं तो एक्चुअली हमें 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो बताते हैं। इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, तीनों प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, आप लोग की बुक में मिल जाएगी आराम से। तो जैसे मानो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर की नाइट्रिक एसिड से Cu प्लस HNO3, ये मान लो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला आपका डाइल्यूट है, DIL लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, और नीचे की एक रिएक्शन करवा रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या करवा रहे हैं कॉपर, फिर से भाई H2SO4, और ये वाला जो H2SO4 है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मैंने CuMC लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो दोनों में क्या होगा, दोनों में एक प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, वो क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट, तो CuNO3 टू द होल ट्वाइस, इधर भी कॉपर नाइट्रेट बनेगा, लिख देते हैं CuNO3 होल ट्वाइस। तो ये कॉपर नाइट्रेट तो दोनों में कॉमन बन गया, ठीक है। उसके अलावा वाटर रहेगा, वाटर भी देखो दोनों में कॉमन रहेगा, इधर भी H2O रहेगा और इधर भी H2O रहेगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस ये आएगा यार, यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा आपका यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो नीचे बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो आपने क्या देखा कि अगर आपने डाइल्यूट लिया था तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बाकी सारी रिएक्शन बैलेंस करके देख सकते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो थोड़ी सा वैसे अगर रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक काम करना आप लोग, अगर एग्जाम में कभी ये रिएक्शन आती है, जैसे क्योंकि एनसीईआरटी में ना ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसे कि व्हाट विल हैपन इफ HNO3 डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट्स विद कॉपर एंड व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विद कॉपर। तो आप क्या करो, जब डाइल्यूट है तो यहाँ पे क्या करना, 8 लगा देना चुपचाप,
जब कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पे 4 लगा देना, समझ लेना कि डाइल्यूट है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो 8 लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब 8 लगा के सबको कर लेना रिएक्शन को बैलेंस। जब आपने देखो 8 लगाए तो नाइट्रोजन भी कितने हो गए यहाँ पे 8, और उसके अलावा आपके पास में क्या हुआ, ऑक्सीजन कितने हो गए 24। देखो यहाँ तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कितने हो 24, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 24 बैलेंस करना है। तो इधर कितने ऑक्सीजन 3 2 6 ही है, 6 ही है, 7 इधर 8 इधर। तो अब हम लोग क्या करें, अगर पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करें तो नाइट्रोजन है 8, तो नाइट्रोजन देखो टोटल 8 इधर है, इधर कितने हैं 2 तो इधर है और 1 इधर है 3, तो हमें कितने 8 करने हैं। तो 8 करने के लिए हम लोग क्या करें, अगर इधर लेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका 3 से, तो ये कितना हो गया 3 2 6 नाइट्रोजन ये हो गया, 2 यहाँ लगा दिया, तो नाइट्रोजन आपकी 8 कंप्लीट हो गए यहाँ से। फिर अगर यहाँ 3 लगाया तो यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कितना बचा आपके पास में, कॉपर बैलेंस हो गए 3 और 3, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए आपके 8 और 8, बचा क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 8, इधर देखो 2 हाइड्रोजन तो इधर है और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा 4H2O, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा 4, यहाँ लगा देते हैं देखो 4 ऊपर। और अब ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 4 इधर हो गए, 2 इधर हो गए 6, और इधर कितने हुए 3 2 6 6 3 18, तो 18 प्लस 2 20 और 2 20 और 4 24, और यहाँ पे भी कितने 24, तो ये रिएक्शन हो गया आपकी बैलेंस्ड। ऐसे नीचे देखो यहाँ पे हमने 4 लगा लिया था, ओहो यार ये HNO3 है, मैंने क्यों H2 से 4 लिख दिया, सॉरी गाइस, ये है HNO3, आपको पता ही था खैर। तो देखो यहाँ पे कॉपर का हमने कुछ नहीं लगाया, विच मीन्स कॉपर 1 है तो कॉपर यहाँ पे एक ही रहेगा, तो इसका मतलब इसका जो भी है वो सेम ही रहेगा। डेट मीन्स आपका नाइट्रोजन कितना हुआ 2 नाइट्रोजन ये रहा, तो बाकी का 2 नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो इसके आगे हमने लगा दिया 2, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ नाइट्रोजन बैलेंस हुआ। आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 2 2 4 और 3 2 6, तो 10 ऑक्सीजन ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए कितने 12, तो हमने क्या किया 2 यहाँ पे लगा दिया, बस ये हो गई आप देखो आपकी रिएक्शन बैलेंस। तो एग्जाम में अगर आता है तो बस बहुत ध्यान से एक काम करना, 1-2 चीजें याद कर लेना, क्या सीधा सीधा ये याद कर लेना कि भाई डाइल्यूट है तो हम लोग 8HNO3 यूज करेंगे और बनेगा हमारे पास में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड है तो 4HNO3 यूज करेंगे और बनेगा क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है गाइस। ऐसे ही देखो अगर ये किससे रिएक्शन करेगा, अगर ये जिंक से रिएक्शन करता है तो देखो क्या बनेगा वो और बता देते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जिंक से रिएक्शन करवा रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 की और कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे जिंक HNO3, फिर से देखो जिंक प्लस HNO3, ऊपर वाला डाइल्यूट है नीचे वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, करवाते हैं। देखो यहाँ पे पहले क्या बन जाएगा, पहले बन जाएगा दोनों में जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, इधर भी देखो जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस वाटर इसमें भी बनेगा और वाटर इसमें भी बनेगा, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें जो बनेगा आपका वो बनेगा N2O और इसमें जो बनेगा वो बनेगा आपका NO2, ठीक है। बाकी सारा क्या रिएक्शन आप बैलेंस कैसे करनी है ये आप लोग अपने फिर से बुक से देख लेना। अब देखो पहले भी हमारे क्या हुआ था कि पहले जब हमने रिएक्शन करवाई थी वो मतलब डाइल्यूट में जो बना था वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना था, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या बना था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था। तो एक तरह से अगर हम लोग ये देखें ट्रेंड की देखने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है कि जब भी हम डाइल्यूट ले रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं ये डाइल्यूट है, तो देखो ये क्या होगा, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आएगा +1 आएगा, और इधर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो देखो पहले भी ऐसा हुआ था, डाइल्यूट के केस में क्या बना था NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बना था, जहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना था उसका +2 था। उसके बाद में क्या बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसका मतलब जब भी कभी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से आप रिएक्शन करवाओगे किसी भी और मेटल से, तो जो अलग कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, वो मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, ये मेरे कहने की कोशिश है यहाँ पे। और जब डाइल्यूट से करवाएंगे तो वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, ठीक है। तो बाकी बुक में देखो आपका रिएक्शन बैलेंस करने की दे रखी है, नहीं तो इसको क्या करना, क्योंकि ये बैलेंस करने में फिर से टाइम लगाएगी, तो जैसे पहले आपको बताया था 4 और 8 लगा देना, यहाँ पे भी सेम ही है, इधर 4 लगा देना और यहाँ पे कर देना 10, ठीक है। बाकी फिर सब अपना क्या करना, फिर बाकी का बैलेंस करके देख लेना, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि बैलेंस कैसे करना है। देखो पहले भी यहाँ पे 4 लगाया था, तो हमने क्या क्या किया था, इधर देखो 2 इधर लग गया था और 2 इधर लग गया था, और ये रिएक्शन हो गई थी बैलेंस। और देखो 10 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो वाटर है वो जस्ट हाफ कर दो उसका, तो यहाँ पे 5 लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो वाटर कितना हो गया, वाटर मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। पहले वाली रिएक्शन में भी मैं आपको बताना भूल गया था, पहले जो हमने जब डाइल्यूट HNO3 लिया था राइट, तो वहाँ पे कितने लिए थे, वहाँ पे हमने लिया था 8,
तो उसका मतलब जो वाटर था उसको डायरेक्टली आपको क्या करना है, 4 कर देना है, तो आपको आसान हो जाएगा। थोड़ा सा पहले मैं बताना भूल गया था। अभी देखो कितना आसान हो जाएगा। ये हमने 10 लिया है, इसको हमने वाटर को डायरेक्टली हाफ कर दिया, राइट। तो ये हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गए सारे के सारे यहाँ पे। अब कितना बचा यहाँ पे देखो, 5 ऑक्सीजन हो गया, 1 ऑक्सीजन इधर है 6, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब टोटल 12 ऑक्सीजन हो गए। जबकि हमारे यहाँ पे कितने होने चाहिए, 30 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पे देखो कितने हैं, 10 होने चाहिए, यहाँ पे कितना है 2, और 2 4 ही हो रहे हैं। तो अगर हम देखो क्या करें यहाँ पे, सिंपली अगर इसको हम कर दें 4, तो क्या क्या होगा हमारे पास में, ऑक्सीजन देखो कितने करने थे हमें, 30 करने थे, 5 तो ये हो गए और एक ही हो गया 6। 6 के बाद में देखो कितने थे ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ही हो रहे हैं, 6 हो जाए 24 और 6 कितना हुआ 30। तो सारे के सारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। जिंक के आगे इधर भी 4 लगा देते हैं। और अब देखो क्या बचा हमारे पास में, नाइट्रोजन देखो कितने हो गए, 4 2 8 और 2 10, तो 10 ये भी होगा, ये होगा बराबर। तो ऐसे करके देखो कोई ना कोई थोड़ी सी ट्रिक ढूंढो, ताकि ये जो ऐसी रिएक्शन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और बड़ी है और एग्जाम में बैलेंस करने में दिक्कत होगी, तो कुछ इसी तरह की ट्रिक ढूंढ लो जिससे आपको क्या हो, आसानी हो। क्योंकि देखो यार, याद करने से ये रिएक्शन ऐसे याद नहीं हो पाएंगी, तो आपको कोई ना कोई अपना खुद का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से ये हो पाए। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा जो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स थे वो खत्म हो गए। एक काम करते हैं, ऑलरेडी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग फास्फोरस के कंपाउंड्स को लेके चलेंगे। pH3 के बारे में डिस्कस करेंगे, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, उसके बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस जिसमें H2SO4 और बहुत सारे और एसिड्स की बात करेंगे। तो वो सब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ में इस वीडियो में यहाँ पे ही रुक जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास में सजेशन है या क्वेश्चन है तो बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाई करूं। और उसके साथ साथ किसी और को भी अगर कुछ आता है और जो हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, किसी के क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हैं, तो मैं आप सब लोगों को इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप और लोगों की हेल्प करें और लोगों को बताएं अगर आपको कोई जो है किसी क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है गाइस, बाकी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। अगर ये वीडियो दिवाली से पहले आ जाता है और दिवाली के बाद आता है तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और बाकी कुछ लोग देखो यार बोल रहे हैं कि जल्दी से सिलेबस फिनिश करना है, तो देखो फिनिश करना है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखते हैं यार, देखो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सारे दिन वीडियो बना पाऊँ, जब भी छुट्टी मिलती है तो बना लेता हूँ। तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा कि अपनी साइड से जितने भी चैप्टर्स हैं उनको फिनिश कर दिया जाए। अगर मान लो 1-2 चैप्टर कम भी पड़ रहा है तो हम लोग उसको भी फिनिश कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जितने वीडियोस अभी तक आपको मिल गए हैं, जितने और आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल अभी पी ब्लॉक चल रहा है, पी ब्लॉक जैसे ही खत्म होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑर्गेनिक के जो 2 चैप्टर रह गए उनको जल्दी से फिनिश करवा दूँ। तो क्या होगा, मेजोरिटी आपका सिलेबस जो अच्छे चैप्टर्स हैं या फिर फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुके होंगे। तो आप लोग बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ते रहो अच्छे से यार, और मैं अपनी साइड से बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल चैप्टर्स हो सके वो आपको सारे बना दूँ आपके एग्जाम से पहले। ठीक है गाइस, तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ में सारी चीज़ों को शेयर करते रहो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो एक दूसरे से पूछते रहो, सबकी हेल्प करते रहो, और बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।